कुछ अमेंडमेंट्स हमारी रह गई थी, अमेंडमेंट्स को हम देख रहे थे। पहले अमेंडमेंट्स को पूरा कर लें, उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो जुडिशल केसेस हैं पाकिस्तान की तारीख के, उनको देख लेंगे। अमेंडमेंट्स में हम, मेरा जहां तक ख्याल है, हमने कुछ, मैं दोबारा लिख देता हूँ सारी ना, ताकि अल्लाह करे वो बंद ना हो, नेट ना डिस्कनेक्ट हो। जनरल प्रोविजंस, फिर ह्यूमन राइट्स, फिर वीकर, नहीं ह्यूमन राइट्स नहीं था, सॉरी, वीकर सेक्शंस, हाँ ह्यूमन राइट्स था, ह्यूमन राइट्स, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद फिर स्ट्रगल फॉर पावर। फर्स्ट अमेंडमेंट थी जी, जनरल प्रोविजन थी। उसके बाद हमने डिस्कस की थी सेकंड अमेंडमेंट, वीकर सेक्शंस। फिर थर्ड अमेंडमेंट जो है वो इसमें ह्यूमन राइट्स। फिर फोर्थ अमेंडमेंट वो ह्यूमन राइट्स में भी। फिर फिफ्थ अमेंडमेंट भी ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सिक्स अमेंडमेंट स्ट्रगल फॉर पावर जुडिशरी के साथ जो इशू बन गया था, तो उसके बाद सेवंथ अमेंडमेंट भी स्ट्रगल फॉर पावर। फिर एट्थ अमेंडमेंट भी स्ट्रगल फॉर पावर। उसके बाद नाइन्थ अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन हमने रखी थी, इम्पोजिशन ऑफ शरिया पास नहीं हुई थी, नॉट पास्ट, एन लिख देता हूँ ऊपर। फिर टेंथ अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन थी, असम्बली से रिलेटेड। इलेवंथ अमेंडमेंट वीकर सेक्शन, औरतों से रिलेटेड, नॉट पास्ट, एन लिख दिया ऊपर। फिर ट्वेल्थ अमेंडमेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर उसके बाद थर्टींथ जो अमेंडमेंट स्ट्रगल फॉर पावर। फिर फोर्टींथ अमेंडमेंट स्ट्रगल फॉर पावर के पार्टी डिफेक्शन नहीं हो सकती। फिफ्टींथ अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन पास नहीं हुई थी। फिर उसके बाद सिक्सटींथ अमेंडमेंट कोटा पे थी। सेवनटींथ अमेंडमेंट स्ट्रगल फॉर पावर। एटींथ अमेंडमेंट भी स्ट्रगल फॉर पावर। नाइनटींथ अमेंडमेंट, ट्वेंटियथ अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन, ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट ह्यूमन राइट्स, ट्वेंटी सेकंड अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन, ट्वेंटी थर्ड अमेंडमेंट ह्यूमन राइट्स। उसके बाद थी, क्या कहते हैं, ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन, ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट फाटा वाली जनरल प्रोविजन। ये तो आपकी मेन जो अमेंडमेंट्स जो है वो। उसके बाद ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन, सीट्स जो फाटा की ऊपर नीचे की हैं। इनमें से कुछ हमने कर ली थी, जो नहीं की उनको हम देख लेते हैं। और मुशर्रफ एरा में हम आगे थे, और बात ये चल रही थी कि जनाब 17th अमेंडमेंट में दोबारा से पावर्स चली गई। उसके बाद 17th अमेंडमेंट बिल्कुल 2003 के एंड में कि जनाब प्रेसिडेंट के पास दोबारा पावर्स जो है वो चली गई। ऐसा ही है जी, यही यही बात की थी ना जी आखिरी दफा में, पावर्स प्रेसिडेंट के पास जो है वो चली गई। यहाँ तक ही किया था। ठीक हो गया। असल फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अ, जो अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो फिर 18th अमेंडमेंट है। 18th के साथ ही जो है वो कनेक्टेड है 19th एंड 20th एंड 22nd। यानी इन केस इस मुल्क की तारीख में अगर कभी 18th अमेंडमेंट रिपील हुई, सपोज अगर 18th अमेंडमेंट रिपील हुई सपोज, तो ये ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा
कि 19th 20th और 22nd भी साथ ही खत्म होगी। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि 18th अमेंडमेंट में कुछ अपग्रेडेशंस हुई 19th 20th और 22nd से। तो जब भी इस मुल्क में 18th अमेंडमेंट खत्म हुई सपोज, तो ये अगली 3 अमेंडमेंट्स भी बाय डिफॉल्ट साथ ही खत्म होंगी। अपने ज़हन में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो पहले 18th अमेंडमेंट को समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी अमेंडमेंट में कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता। सिर्फ हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जब अमेंडमेंट्स होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन फेमस एक एस्पेक्ट ही हो जाता है। मसलन 17th अमेंडमेंट, अब 17th अमेंडमेंट में वुमेन सीट्स ये बढ़ाई गई, माइनॉरिटीज की सीट्स बढ़ाई गई और बहुत सी प्रोविंस थी। लेकिन वजह शोरत क्या हुई कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी गई, और सबसे बड़ी पावर क्या कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है विदाउट के प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट हो ना हो। वो इमरजेंसी का नफाज कर सकता है। तो ये मशहूर होगी। लेकिन 18th अमेंडमेंट की कई वजह शोहरत है। 18th अमेंडमेंट कोई एक वजह शोहरत नहीं है। मसलन प्रेसिडेंट से पावर्स वापस ले ली गई, टेकन बैक, और दोबारा प्राइम मिनिस्टर को पावर्स दे दी गई। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन हुई इस मुल्क में दोबारा से। ये 2010 की बात। फिर इसी में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ये भी इसकी वजह शोहरत है। फिर इसमें माइनॉरिटी की सीट्स को भी इंक्रीज किया गया, ये भी इसकी वजह शोहरत है। फिर इसमें एजुकेशन पॉलिसी भी दी गई, ये भी वजह शोहरत है। फिर इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे बनाई गई 18th अमेंडमेंट से, ये भी इसकी वजह शोहरत है। सही है। फिर जुडिशियल कमीशन बनाया गया जजों की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये भी इसकी वजह शोहरत है। फिर प्रोविंशियल आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट हुई, ये भी इसकी वजह शोहरत है। समझ आ रही जी। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये भी इसकी वजह शोहरत है। फिर थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर अलाउड, ये भी इसकी वजह शोहरत है। तो 18th अमेंडमेंट की बहुत सारी वजह शोहरत, ये एक बहुत यानी कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा पाकिस्तान की तारीख का। फिर आर्टिकल 6 को एलैबोरेट किया गया, डिफाइन किया गया, हाई ट्रीजन, ये भी इसकी वजह शोहरत। तो इसकी कई वजह शोहरत है इस 18th अमेंडमेंट की। तो इनको बारी बारी सबको देखना फिर वो बहुत जरूरी है जी। मसलन ये जो प्रेसिडेंट से हमें इस पे एक पूरा सवाल आ सकता है एग्जाम में कि जनाब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको क्या क्या हर्डल्स रही पाकिस्तान की तारीख में। तो बंदा उधर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जी क्या हर्डल्स रही, क्या प्राइम मिनिस्टर को, एमएनएस को, नेशनल असेंबली को क्या हर्डल्स रही। तो वो हर्डल्स का कॉन्टेक्स्ट अमेंडमेंट्स की सूरत में आएगा। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडवोकेट किया गया। फिर कैसे 8th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पावर्स, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करता है, वो प्रेसिडेंट को दे दी गई पावर्स। फिर 13th अमेंडमेंट के जरिए प्राइम मिनिस्टर को वापस मिली पावर्स। फिर 17th अमेंडमेंट के जरिए प्रेसिडेंट को पावर्स दे दी गई।
और फिर 18th अमेंडमेंट के जरिए दोबारा प्राइम मिनिस्टर को पावर। ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, ये हर्डल्स नहीं है जी, और इनको कैसे दूर किया गया जी। वो हमें सिर्फ इसी पे सवाल दे सकते। तो बंदा वहां सोचता रहेगा क्या यार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये कैसा सवाल आ गया, ऐसा वो दे सकता। फिर वो इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे सवाल दे सकता कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान, इस पे पूरा 20 नंबर का सवाल दे सकता। फिर वो माइनॉरिटी की जो सीट्स है ना, वो ओवरऑल माइनॉरिटी के राइट्स पे, अभी मैंने जो मॉक सेशन लिए उसमें मैंने पूरा सवाल दिया इस पे इस पे दे सकता सवाल। सही है जी। यानी ये सिर्फ 18th अमेंडमेंट के अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पे पूरा पूरा पोटेंशियल है 20 नंबर के सवाल का, जो कि पिछले कुछ इश्यूज को साथ मिला के वो बन सकता है। टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो इवन क्रिएशन से पहले 1935 का एक्ट जो ब्रिटिश ने इंडिया में अनाउंस किया था, उसमें भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अलाउड है जी। 1956 में भी अलाउड है, 1962 में भी ग्रांट की गई, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ग्रांट की गई है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो हम ये आज क्यों कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट की वजह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई जी पाकिस्तान में, हालांकि पिछले तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मेंशन्ड है, लेकिन मेयरली ऑटोनॉमी मेंशन करना या ग्रांट कर देने से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिल जाती। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इख्तियारात की तकसीम, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। 18th अमेंडमेंट से पहले, प्री 18th अमेंडमेंट, ये जितनी भी प्रोविजन है, 35 का एक्ट हो गया, 56, 62, 73, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इख्तियारात की तकसीम है, वो तीन लिस्ट में, तीन आप कह लें कि सफेज में, फेडरलिस्ट, वो महकमे जिन पर इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा, इन पे किसी सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं होगा, फेडरलिस्ट। प्रोविंशियलिस्ट, वो महकमे जिन पर जो सूबाई महकमे होंगे, जिन पर सिर्फ सूबे की हुकूमत का इख्तियार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें मुदाखलत नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी लिस्ट जिसको कहते थे कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका लिस्ट, ये सबसे बड़ी लिस्ट थी, ये सबसे ज्यादा महकमे इसी में थे। कंकरेंट लिस्ट ये कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई बिल या लॉ पास करवाती है रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि कंकरेंट लिस्ट में थे महकमे, और वो से इनसे रिलेटेड को बिल पास कराती है, तो वो जनाब प्रोविंस में अप्लाई हो जाएंगे। ओके ठीक है जी, हो गया। बट इफ सेम डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड, इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट कोई बिल या लॉ पास करती है, तो फिर प्रोविंस में जो प्रोविंशियल लॉ बना ये वाला, ये अप्लाई अगर हो रहा है तो ये नहीं होगा, और फेडरल गवर्नमेंट ने जो बिल या लॉ पास किया अब वो अप्लाई होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मुदाखलत सूबे में रहेगी। कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका, इस लिस्ट को एबॉलिश किया गया 18th अमेंडमेंट में। 18th अमेंडमेंट एबॉलिश्ड कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया। यानी अब 18th अमेंडमेंट, पोस्ट 18th अमेंडमेंट, आपके यहां
फेडरलिस्ट है, वो महकमे जो सेंटर चलाएगा, एंड प्रोविंशियल लिस्ट है, वो महकमे जो सूबा चलाएगा। फेडरल के डिपार्टमेंट से अलग, सूबे के डिपार्टमेंट से अलग। अब फेडरल गवर्नमेंट सूबों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सही है जी? ये पैटर्न ठीक है या गलत है? तो हम देखते हैं कि इंडिया भी एक फेडरेशन है। इंडिया में आज भी कंकरेंट लिस्ट ऑपरेटिव है। सही जी? एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के लिए ये जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अफेयर्स में गैर जरूरी मुदाखलत ना करे, लेकिन टाइमली इंटरफेयर जरूर करे इन पॉजिटिव सेंस। एक तो ये एस्पेक्ट जरूरी है। दूसरा, पाकिस्तान में प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, उसको भी मोर ट्रेनिंग की जरूरत थी। सो आपने प्रोविंसेस को जरूरत से ज्यादा पावर्स दे दी। सो 2010 से लेके टिल डेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अब ये सेंट्रलाइजेशन करना शुरू हो गई। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किसी भी सूबे में यूनिफॉर्मिटी के साथ इफेक्टिवली नहीं चल रहा। हर किसी ने आके तजर्बे किए। सूबाई हुकूमत रिसोर्सेज पर ज्यादा काबिज होकर बैठ गई। और जिस तरह की हमारी फिर पॉलिटिकल जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है, कि जिसमें फिर सेंटर प्रोविंस रिलेशंस में अगर इस्लामाबाद में एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पंजाब में वाई पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये रिलेशंस कॉर्डियल नहीं रहे। सो ये इशू बहुत चलते रहे। फिर मोस्ट रिसेंटली जब हम एनसीओसी का रोल देखते हैं, तो एनसीओसी के रोल में भी इशू जो सबसे इनिशियल स्टेजेस में 2020 मार्च में आया, वो यही आया कि जनाब सेंटर जो प्रोविंस डेवलप कर रहा था, वो प्रोविंसेस खासतौर पे सिंध के केस में वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनी काफी अरसा। तो साल एक लगने के बाद समझ आई कि भाई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी। सो ये इश्यूज तो कि कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश करने से आपने सूबों को जरूरत से ज्यादा खुद मुख्तार कर। सो जो एक चेक एंड बैलेंस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए था, वो हमने यकसर खत्म कर दिया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके बारे में कहा जाता है वन कंट्री मैनी गवर्नमेंट्स, यानी फेडरल गवर्नमेंट भी है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट भी है, फिर नीचे की सिटी मेयर्स भी हैं, फिर टाउन्स भी हैं। तो अगर यहाँ फेडरल गवर्नमेंट को एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन देती है, तो सब नीचे उस फेडरल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सब उसके साथ कंपैटिबल हो जाए। सही है जी? सबको ऑन बोर्ड लेके चलती है। हेल्थ केयर, अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको प्रोविजन देती है, तो वो खुद से नहीं दे रही होती, सबके साथ नीचे कंपैटिबिलिटी बना के। वरना हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये तो नीचे सिटी काउंसिल और टाउन कमेटीज इनका काम है बस। यहां पर सारी इसकी पावर्स है, यहाँ पे इनके की जो है वो सारी डिसीजन होगी। लेकिन एक कंपैटिबिलिटी नजर आती है। सो ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की तारीख में कि हमने कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश करके, अच्छी बात है होनी चाहिए थी, लेकिन अनटाइमली है। और आपके सारे सूबे जो हैं वो डेट में जो है वो एंगेज हुए हैं मोर आफ्टर 2010। ये इशू डेवलप हुआ। क्लियर है?
ये जो जेन में आए ना, बीच में बस ठोक देना दिया करो। यूएस में स्टेट्स ने रेटिफाई करना होता है, तो रेटिफाई किसको करना होता है? एजुकेशन की पॉलिसी को, हेल्थ केयर को। अमेंडमेंट को रेटिफाई करना होता है। अमेंडमेंट और चीज है, ये पॉलिसीज और चीजें हैं। ये पॉलिसीज बनती ही तब है जब नीचे सारी कंपैटिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट बना लेती है। रेटिफिकेशन और चीज है ये पॉलिसीज और चीज है। बस जो जेन में आया चला दिया सवाल। सो ये बड़े, जो आप कह लें कि पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन इशू डार्क साइड ज्यादा है कि जरूरत से ज्यादा एम्पावर कर दिया गया सूबों को। और ये चीज फिर इसकी रियलाइजेशन भी हुई इमीडिएटली 2011 से लेके 13 तक। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर, न्यू डिपार्टमेंट्स बनाए गए कि वो हो गलती होगी। मसलन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मसलन फूड सिक्योरिटी, ठीक है जी, मसलन हेल्थ केयर। ये वो डिपार्टमेंट्स जो सेंटर के लेवल पर फिर डेवलप किए गए। सही है जी। फिर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। अब टेक्निकली एज पर 18th अमेंडमेंट इनकी जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि ये तो सारा, चलो ठीक है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो गई, बाकी की जरूरत ही कौन थी, तो सारा नीचे सूबों के लिए काम था सारा। लेकिन ये डेवलप किए गए। ये क्यों डेवलप किए गए? और उसी गवर्नमेंट ने किए कि जो 2010 की अमेंडमेंट भी लेके आई। ये इसीलिए किए कि जनाब फौरन गेज हो गया कि ये हमने बहुत बड़ा एक, तो ये प्रूव करता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सफेयर है 2010 में, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा था, ऑन टाइम। प्रोविंशियल लीडरशिप, प्रोविंशियल रिसोर्सेज, वो भी उस कैपेबल नहीं थे कि आप उनको मुकम्मल कर दें। हमारे से वे टू बेटर है जी इंडियन स्टेट्स, इंडियन प्रोविंसेस, वो हमारे से काफी बेहतर है। लेकिन वहां आज भी कंकरेंट लिस्ट मौजूद है। तो वो क्या उनके प्रोग्रेस, उनके पाथ टू डेवलपमेंट के रास्ते की हर्डल है? तो ऐसा तो नहीं। सो इस पॉइंट का प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का होना, ये बात नहीं कर रही कि ना हो, बिल्कुल हो, लेकिन कंकरेंट लिस्ट का अबॉलिश कर देना, ये एक इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। लेकिन ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस ही हुए। सो वो ग्रुप्स जो कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं ऑफ 18th अमेंडमेंट, वो ये नहीं कहते बेसिकली कि पूरी अमेंडमेंट ही खत्म कर दो, रोल बैक कर दो। वो इसी कंकरेंट लिस्ट को खास तौर पर, इस ये सबसे बड़ा इनका एजेंडा होता है कि हम इसको दोबारा लाएंगे। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग क्या करेंगे आप? क्या आप माइनॉरिटीज की सीट खत्म कर देंगे, एजुकेशन पॉलिसी खत्म कर देंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट खत्म कर देंगे, प्रोविंसेस के नाम जो तब्दील हुए हैं वो खत्म कर देंगे? नहीं। क्या पावर्स दोबारा प्रेसिडेंट को दे देंगे? नहीं। वो इसी पॉइंट पे कि कंकरेंट लिस्ट जो हमने अबॉलिश कर दी ना पूरी, तो सेंटर प्रोविंस जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको जनाब दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर, ज्यादा इख्तियार दिए जाएं। ठीक है जी। सर इंडिया को अच्छा दिखाना, ऐसे कोई इशू तो नहीं पेपर में। मोहल्ले का लड़का नहीं है इंडिया, ये घर वाले सारे समझते हो कि वो तो गंदा लड़का है, और आप के घर में कोई बंदा कहे कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, तो इशू बन जाए कि हाँ, मुंह उठा के आ जाते हैं सीएसएस करने। ये तुम लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि तुम लोगों को जो है ना वो खौफ, डर, ठीक है, इसमें इतना रख दिया गया हुआ ना कि तुम, हाँ है। और ये फैमिली से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक, यानी घर से लेके और एस्टेब्लिशमेंट तक, कि तुम लोग जो है ना बस इन चीजों से बाहर ही ना, हाय क्या, हाय हाय हाय, कुछ लिख देंगे तो बुरा नहीं। मैं ना इसको बंद ही करूँ।
औकात ही नहीं है तुम लोगों की कि तुम लोग जो है ना वो सीएसएस कर सको, पर क्या करूं, मेरा भी ब्रेड एंड बटर है, मुझे कुछ और करना नहीं आता। मुझे कुछ और करना है ना, तो यकीन मानो मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही लूं, शौक वाले बस, कि हाँ भाई ये चीजें पड़ी हुई हैं तो आप आओ मेरे साथ बातें करो मेरे साथ। लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ और करना नहीं आता, मुझे ट्यूशन ही पढ़ानी आती है। तो तुम जैसे ही जो है ना वो लोग मेरे मुकद्दर में लिखे हुए, उन्हें औकात को नहीं है तुम लोगों की कि मुताला पाकिस्तान पढ़ने के लिए तुम्हें उस्ताद रखना पड़ रहा है। और सवाल इस तरह करते हैं जिस तरह गाली निकलने लगी थी मेरे मुंह से। जो अब पता नहीं कितने वो वट पे पड़ा हुआ है जनाब सीएसएस का टॉप। बस ये एक दो सवाल इनकी एम्बिगुइटीज हल हो जाए तो इनका टॉप हो जाना, दिमाग खराब कर देते। अच्छा जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद अगली बात प्रोविंशियल आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। प्रोविंशियल आइडेंटिटीज ये खास तौर पर पंजाब बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं हमें से, उनको तो ये बात ही समझ नहीं आएगी कि लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, शनाख्त और जुबान, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एथनिक यूनिट के लिए, किसी भी पीपल के लिए। जुबान गई, शनाख्त गई, कौम गई। तो 18th अमेंडमेंट में हमारे 3 सूबों के नाम तब्दील हुए, 3 प्रोविंसेस। पंजाब का नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब में तो आज भी अगर आप पंजाबी बोलते हैं ना जी, दो पढ़े लिखे लोग पंजाबी बोल रहे हो, तो यही समझा जाता है कि जाहिल है जी, इनको तो तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन दो पढ़े लिखे सिंधी आपस में सिंधी बोल रहे हो, दो पढ़े लिखे बलोच आपस में बलोची बोल रहे हो, या दो पढ़े लिखे पठान आपस में पश्तो बोल रहे हो, तो कोई आर या कोई शर्म की बात नहीं होती। हमारी यूनिवर्सिटीज में, इवन लाहौर में, बलोची भी अब पढ़ते हैं, पठान भी पढ़ते हैं। तो वो मुझे एक दफा एक लड़का बता रहा, कहता सर मैं और मेरा दोस्त जो है वो हम कैफेटेरिया में बैठे पंजाबी बोल रहे हैं, कैके लगा रहे हैं, तो वो साथ जनाब हमारे से 2 लड़कियां गुजरी और उन्होंने कमेंट पास कर दिया, जाहिल, तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो सर और साथ हमारे कहते जी दूसरे टेबल पे वो पठान लड़के बैठे हुए थे, वो पश्तो में बातें कर रहे थे, उनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पंजाबी के साथ तो ये जोड़ दिया गया कि ना बैकवर्ड जुबान है और अनपढ़ों की जुबान है, जाहिलों की जुबान है। तो पंजाब में तो आइडेंटिटी वाला चक्कर ही को नहीं। ये तो पंजाब में तो पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती, मैट्रिक तक, मैट्रिक एफए तक पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती, डायरेक्ट बीए में इसको जो है वो स्टूडेंट्स पर इम्पोज कर दिया जाता है, उससे पहले पढ़ाई नहीं जाती पंजाबी। खैर, 3 प्रोविंसेस, सिंध का नाम चेंज होके सिंध हो गया, एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज होके खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और बलूचिस्तान का नाम चेंज होके बलोचिस्तान हो गया। अब जो पंजाब बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसकी समझ नहीं आनी कि ये क्या हुआ, यहाँ तो सिर्फ एच लगा दिया बस। ये जो है ना है, ये है अपने अंदर, या ये है अपने अंदर एक पूरी आइडेंटिटी है, ये एक पूरी लैंग्वेज है जी। एक्सेंट के है की कितनी इंपॉर्टेंस है इन सिंधी लैंग्वेज। तो ये सिंध, सिंध ये हमें अंग्रेज नाम देके गया था, ये तो सिंध है। जिस तरह एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अंग्रेज नाम देके गया था, ये चेंज हुआ, सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, आइडेंटिटी को जो है वो रिस्पेक्ट दी गई। इसी तरह बलूचिस्तान अंग्रेज नाम देके गया था, बलूचिस्तान तो बलोच ओ,
लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट हुई 18th अमेंडमेंट में। होना तो ये चाहिए था कि पंजाब का नाम भी पंज आब होता। पंज, पांच, आब रिवर्स, पानी, पांच दरियाओं की जमीन। लेकिन पुंजाब, PUN, पुन, ये अंग्रेज पंजाब इस तरह लिख के गया, द पंजाब, तो बस वही चल रहा है अभी तक, इसको नहीं बदला गया, क्योंकि पंजाब में सेंस ही को नहीं, ना कभी रही। एनीवेज पेपर में तो इसको नहीं लिखना, मतलब तो यही लिखना हमने 3 प्रोविंसेस की आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट की गई। ये रिस्पेक्ट तो की गई, अच्छी बात है, लेकिन इसने अपने अंदर फिर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हमारे यहाँ शुरू कर दी। यानी 2010, आफ्टर 2010 हमारे यहाँ न्यू प्रोविंसेस और आइडेंटिटीज, इनके इश्यूज ज्यादा डेवलप होना शुरू हुए। मतलब मुहाजिर प्रोविंस की डिबेट 2010 के बाद ज्यादा शुरू हुई। पख्तून प्रोविंस, बलोचिस्तान को जी पख्तून इलाके अलहदा करो, बलोच इलाके अलहदा करो, ये डिबेट शुरू हुई। इसी तरह सदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब, सराइकी एरिया की लैंग्वेज, ये डिबेट भी ज्यादा स्टार्ट हुई। और जो सबसे बड़ी प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन है वो हजारा, ये खास तौर पर एबटाबाद रीजन में हजारा कम्युनिटी की तरफ से, कि भाई हम खैबर पख्तूनख्वा का, अपने एबटाबाद ये रीजन है जी इसका, खैबर पख्तूनख्वा का, तो जी हम तो हजारा हैं, हमारा तो लैंग्वेज डिफरेंट, हमारा कल्चरल पैटर्न डिफरेंट, तो हमें भी लहदा प्रोविंस दिया जाए। तो ये पूरी न्यू प्रोविंस की डिबेट पाकिस्तान में और न्यू आइडेंटिटीज की डिबेट जो है वो स्पार्क होगी। और इसका इम्पैक्ट इवन फाटा पे भी हुआ, कि फाटा के कॉन्टेक्स्ट में जब इसको सेपरेट प्रोविंस की बात हुई कि जी सेपरेट प्रोविंस में है, तो सबने कानों को हाथ लगा दिए कि नहीं जी नहीं, ये चला दिया तो ये भाई सारी जगह पर फिर डिबेट स्पार्क हो जाएगी, तो मर्जर ही कर दो भाई। सो ये एस्पेक्ट के जो प्रोविंशियल आइडेंटिटी के साथ, जिसे मैंने कहा ना पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसके बाद और क्या है इसमें, जो शुरू में लिखे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई। अच्छा, उसके बाद माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में आसान पॉइंट्स हैं। 100 की सेनेट होती थी उस वक्त हमारी, तो 4 सीट्स, 1 सीट पर प्रोविंस फॉर माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम्स, वो ऐड की गई, 104 कर दी गई उस वक्त। अब वापस आप 96 पे आ गई फाटा के मर्जर के बाद, लेकिन 104 उस वक्त कर दी गई। एजुकेशन पॉलिसी 25A, आर्टिकल 25A इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डाला गया कि भाई 16 ईयर तक एजुकेशन वो रियासत की जिम्मेदारी है जी। ये प्रोविजन डाल तो दी गई, लेकिन इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में क्यों नहीं अप्लाई हो सका, क्योंकि एजुकेशन प्रोविंशियल मैटर हो गया। पॉलिसी आपने सेंटर की बना ली, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन तालीम सूबों का सूबाई महकमा हो गया 16 साल तक की। तो ये एक इशू जो है वो सीरियसली, कि इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा पॉजिटिव साइन था कि जनाब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन सुप्रीम कोर्ट होती रहती थी, क्योंकि कैपिटल के एरिया के उसके जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाया करते थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट का बर्डन रिलैक्स किया गया, अच्छी प्रोविजन है। जुडिशियल कमीशन पे आते हैं बाद में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब ये जो चीजें हैं ना जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये इसके फिर इसको क्रिटिक किया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 18 अमेंडमेंट में लिखा गया कि पार्टी के इंट्रा पार्टी यानी पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन है, अब इसका इलेक्शन कमीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब पार्टी अपना इलेक्शन करवाए और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दे, तो पार्टी पे जो प्रेशर होता था इलेक्शन कमीशन का वो सेट असाइड हो गया। अब पार्टी अपनी मर्जी से इलेक्शन करें, और ये इलेक्शन फिर इतने मजाका खेज हैं 2010 से लेके अब तक पॉलिटिकल पार्टीज में। मसलन PMLN
के इलेक्शंस में सिंस 2010 एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ जी, एक वोट भी अनअपोज्ड, सारे अनअपोज्ड ही इलेक्ट हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ जी, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, एक वोट भी कास्ट नहीं होता जी पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। पीटीआई, पीटीआई पैनल बेस्ड इलेक्शन करवा देती है जी। एक पैनल में जो मोस्ट रिसेंटली 2018 से पहले इलेक्शन हुआ था, इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे एक पैनल, और दूसरा पैनल लेस नोन पैनल। तो सब ने एक ही पैनल को, पैनल बेस्ड, जिस तरह किसी क्लर्क एसोसिएशन का या स्टाफ एसोसिएशन का जो है वो मुकाबला हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के इस तरह पैनल बेस्ड जो है वो नहीं होते इलेक्शंस। तो पीटीआई पैनल बेस्ड, सब ने इस इसका प्रोविजन का अपने अपनी मर्जी के तहत इस्तेमाल किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। सही है जी। फिर उसके बाद नो थर्ड थर्ड टर्म इलेक्शन, नो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर। 17th अमेंडमेंट में ये भी प्रोविजन दी कि भाई थर्ड टर्म अब कोई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये 17th अमेंडमेंट में लिखा हुआ था, थर्ड टर्म कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्लियरली लिखा हुआ था। तो 18th अमेंडमेंट में फिर थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर अलाउ कर दिया गया। ये क्रिटिक किया जाता है कि पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, उस वक्त की दो बड़ी जमातों ने आपस में सेटलमेंट की, ताकि जनाब इसके लिए पीएमएलएन की लीडरशिप के लिए थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर की प्रोविजन अलाउ की जाए। समझ आ रही जी। क्लियर है जी। अब जहां तक बात आ गई जुडिशियल कमीशन की, तो जी जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, जिसको आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहते हैं, जे सॉरी। सो एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। इसको आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लीड करेगा। इसके अंदर फिर आपका अटॉर्नी जनरल भी होगा, लॉ का मिनिस्टर भी होगा। ठीक है जी। सीनियर मोस्ट 2 जजेस होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव एक होगा। उसके बाद 2 जो हैं वो रिटायर्ड जजेस होंगे। और ये पूरा फोरम मिलके फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो करेगा। इस जुडिशियल काउंसिल के की जो रिपोर्ट है, ये आगे वाया प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट जाया करेगी, और प्रेसिडेंट उनका ऑर्डर फिर कर दिया करेगी। सही है। सो ये है कि जनाब जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन, उसके दरवाजे बंद हुए जी। कि अब ये नहीं है कि वजीर आजम की मर्जी पर आप अगला जज को बीच में डाल देंगे, या सदर की मर्जी पर। ये जुडिशरी का इंटरनल मैटर है, वो पूरा मेरिट देखते हुए बंदे को ऊपर लेके आएगी कि किसको जज लगाना और किसको नहीं लगाना। सो ये कुछ बड़ी प्रोविजंस थी 18th अमेंडमेंट की। कुछ अरसा तो ये काम चला, बल्कि कुछ महीने ही ये काम चला, तो 19th अमेंडमेंट देनी पड़ेगी 2010 में, एंड में, दिसंबर के महीने में। इशू क्या था, जैसे मैंने कहा ना, 18th के साथ ही 19th, 20th और 22nd को पढ़ना पड़ेगा। सो इशू क्या था? इशू ये था कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो तो हो गई,
उससे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। लेकिन यहां से जब चीज आती थी तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं आनी। सही है जी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की रिकमेंडेशन आई, इसने आगे फिर अपनी सारी वर्किंग पेपर्स पूरे करके फिर पीएम को भेजना, और पीएम ने आगे फिर प्रेसिडेंट को भेजना। अब प्राइम मिनिस्टर इतना वेला तो नहीं है कि डायरेक्ट उसको डाक भेज दी जाएगी। अब होता क्या था कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ये वो उस वक्त का दौर है जब इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी बहाल हो चुकी हुई थी और बड़ी ज्यादा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और इफ्तिखार चौधरी में कन्फ्रंटेशन थी। सो इस दौर में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत एतराज लगाती थी, खास तौर पर दी कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ अ जज। जज के कंडक्ट पे, जज के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाया करती थी। तो मामला जो है वो काफी जुडिशरी का और प्राइम मिनिस्टर का, रूलिंग पार्टी का खराब रहता था। तो फिर ये डिसाइड हुआ, 19th अमेंडमेंट आई कि जी ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना जी, ये किसी भी तरह जो है वो जजेस की, आप कह लें कि उस पे वो नहीं करेगी, कंडक्ट पे, बिहेवियर पे, क्योंकि वो यहां से सारी चीजें तय हो गई हैं। प्लस एक और टेक्निकल इशू था, पार्लियामेंट्री कमेटी सारी की सारी एमएनए से भरी हुई थी। तो ये इशू था कि कल को अगर असेंबली सपोज डिसॉल्व हो जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे जज अपॉइंट करेगी जब असेंबली ही नहीं होगी। तो इसमें फिर हाफ मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से भी आना लेने शुरू होंगे, कि आधे मेंबर सेनेट से आएंगे, आधे मेंबर एमएनए होंगे, ताकि अगर असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए तो सेनेटर, याद रखें, डिसॉल्व नहीं होता जी। सेनेटर कभी भी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये डिसॉल्व होने वाली बॉडी है ही नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। बड़ी तारीखी वाकया कि जब 2002 में सेनेट का सेशन हुआ तो ये सेशन 1999 अक्टूबर के बाद ये सेशन हुआ। सही है जी। सेनेट के इलेक्शन हुए, सॉरी 2000, हाँ दो, ठीक है, नहीं 2003, सॉरी 2003 जब सेशन हुआ सेनेट का, तो ये तकरीबन 3.5 साल बाद इजलास हुआ। इस इजलास की जो चेयरमैन था वो वसीम सज्जाद था। सही है जी। वही कि जो उस वक्त जब सेनेट खत्म हुई थी उस वक्त उसका चेयरमैन था। तो सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, हाँ उसका इजलास ना बुलाया जाए वो अलग बात है, लेकिन सेनेट डिसॉल्व नहीं होती। फिर 2003 में न्यू सेनेटर्स अपॉइंट हुए, कुछ पिछली टर्म वाले चलते रहे, कुछ न्यू अपॉइंट हुए, और यूं ये सिलसिला फिर आज तक चलता आ रहा है। सही है जी। तो सेनेट डिसॉल्व नहीं होती कभी भी, तो सेनेटर तो रहेगा ही रहेगा। सो ये चीजें, 19th अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन है, लेकिन रेड विद 18th अमेंडमेंट है, उसके अलावा नहीं है। ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर 20th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट भी जनरल प्रोविजन है, यानी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस से नहीं है। ये पर्टेनिंग टू जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरह होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 21 वाली का तो हमें पता है, वो एपीएस से रिलेटेड। सही है जी। 22nd जो है वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी पावर्स से रिलेटेड है, कि जितना आप उसको एम्पावर करेंगे उतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल है।
18th, 19th, 20th, 22nd, ये इसी के बेबी प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कल कला जब भी 18th जाएगी तो ये भी सारी खुद ब खुद रोल बैक हो जाएंगी। 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन हुई 18th अमेंडमेंट के अगेंस्ट, सही है जी। लेकिन जब ये 18th की वो हुई तो जनाब 19th और 20th भी साथ ही इसका हिस्सा थी। बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर 18th अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया, तो 19th और 20th भी अपहोल्ड रहेगी। बहुत मशहूर केस अपने दौर का। खैर, इसके बाद अगली जो 22nd, वो तो मैंने बता दिया, वो आपको लास्ट वीक बता दिया। ये भी मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड, ये भी मिलिट्री कोर्ट से जो रिलेटेड थी। 24th अमेंडमेंट अगेन जनरल प्रोविजन है। 2017 का सेंसस हो गया था और सेंसस होने के बाद जो है वो सूबों की आबादी के लिहाज से सीटें तकसीम करनी थी। तो आप इसको कह सकते हैं कि जनाब वो हुई, क्या कहते हैं, सीट्स एलोकेशन, डीलिमिटेशन नेशनल असेंबली की। इनमें सबसे बड़ी जो प्रोविजन के 149 सीट्स थी पंजाब की, जो रिड्यूस होकर फिर 141 रहेगी। अब इस वक्त जो इलेक्टेड सीट्स है पंजाब की वो 141 है आउट ऑफ 272 जो इलेक्टेड सीट्स हैं उन। इसी तरह सिंध की सीट्स तो सेम रही, वो ना बढ़ी ना कम हुई। बलूचिस्तान की सीट्स में इंक्रीज हुआ, केपी की सीट्स में इंक्रीज हुआ, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की सीट में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो बड़ी सीट्स। ठीक है जी। एक सेकेंड, हेलो शामशदादा, मैं तो वेट ही करता जा रहा हूँ यार, आपने कहा था आप बताएंगे कुछ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बीच में ब्रेक हो गई थी। बस यार, करनी कुछ कर नहीं, जरा जल्दी ना मेहरबानी, क्योंकि वो बल्कि आपके शालमी में ही बंदा बैठा हुआ है जिससे मैंने जगह ली है ना, तो हाँ, आ रही है। चलो आप फिर मुझे फाइनल जरा जल्दी बता देना प्लीज ना। आवाज अभी सलमान कट रही है, तो मेरी क्लास चल रही है, तो फिर बाद में करते हैं बात। आप बार इसको जल्दी देख लें जरा प्लीज ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी,
सो 24th भी जनरल प्रोविजन है, सीट एडजस्ट जो रीएलोकेशन सीट्स की जो है वो हुई क्या कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पर। फिर आ जाती हैं आपकी 25th एंड 26, दो अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। 25th तो जी सीधा सीधा फाटा मर्जर। ये फाटा मर्जर जब मैं डोमेस्टिक के टॉपिक्स करवाऊंगा तो आपको पूरा टॉपिक भी कराऊंगा कि भाई इसकी क्या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन थी और क्या इश्यू था इसका, फाटा मर्जर। और 26 फिर इन रिलेशन टू फाटा मर्जर जो है वो सीट्स परटेनिंग टू केपी असेंबली एंड नेशनल असेंबली, फाटा की सीट उस ये जनरल प्रोविजंस ही। थ्रू आउट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जब हम इसका कंपैरिजन अगर देखें, क्योंकि वो हमारे से कंपैरिजन भी पूछ सकता है पेपर में, कंपैरिजन ऑफ यूएस अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इसका कंपैरिजन भी पूछ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 27 अमेंडमेंट्स हैं, 27 में से नियरली हाफ सिर्फ डेमोक्रेसी, राइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। अगर राइट्स को भी साथ मिला लें तो ये फिर यानी राइट्स निकाल दें अगर तो हाफ, और अगर राइट्स को इनकॉर्पोरेट कर लें तो 2/3 ऑफ द अमेंडमेंट्स वो सिर्फ इन्हीं प्रोविजंस को एड्रेस करती हैं। ऑन द कंट्री पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं, नियरली हाफ ऑफ द अमेंडमेंट्स, ये सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर के लिए, कि पावर किसके पास हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बहुत रेयर प्रोविजंस है, मिनिमम। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो काफी डार्क चैप्टर है ओवरऑल, with the extraordinary example of 10th amendment, extraordinary example 24th amendment फाटा मर्जर। ये कुछ ब्राइट आप कह सकते हैं कि प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लार्जली जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में। 18th अमेंडमेंट नो डाउट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसने सेंटर प्रोविंस रिलेशन उसमें बहुत सीरियस इश्यूज। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट, बट जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज। तो आप पॉलिटिकल कल्चर को मद्देनजर रख के अमेंडमेंट करते हैं, आप स्टैंडर्ड्स को सामने यानी कि जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हैं कि जी बस ऐसा ही करना है। ऐसे अमेंडमेंट्स ऐसे मुल्क नहीं चलते। आपको अपने पॉलिटिकल कल्चर को सामने रखते हुए अपने सिस्टम को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करना होता है, ना कि स्टैंडर्ड्स को। समझा रही जी? सो ये तो कुछ अमेंडमेंट्स की जो है वो प्रोविजंस होगी। अब इसके बाद जो अगली चीज है जिसको हमने देखना है वो है जनाब मेजर जुडिशियल केसेस। तो इनको कल ही देखेंगे, ये 2-3 फोन भी आना शुरू हो गए हैं और प्लस वो दुनिया ही नहीं है, ये काफी ज्यादा ही हैफ्टी डाटा वाला काम हो गया। अच्छा जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप लोग बेसिकली 2 सेशंस पढ़ रहे हैं मेरे पास। एक सेशन जिसको मैंने प्री पार्टीशन करवा दिया था, अब वो पोस्ट पार्टीशन कर रहा है। फिर मैंने कहा था मैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊंगा और 5 डोमेस्टिक टॉपिक्स करवाऊंगा। ये पहला सेशन। जो दूसरा सेशन आया वो मैंने पोस्ट पार्टीशन से शुरू किया। सही है जी। अभी पोस्ट पार्टीशन के बाद इनको फिर फॉरेन पॉलिसी का भी, फिर इनकी मैंने अनाउंसमेंट की थी मैं 12 डोमेस्टिक टॉपिक्स करवाऊंगा और फिर इनको मैं प्री पार्टीशन भी करवाऊंगा। सो ऐसा है कि ये जो दोनों ये फॉरेन पॉलिसी वाला तो मैं आपको जब पोस्ट पार्टीशन खत्म करवा दूंगा तो उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का एक डिटेल जो लेक्चर जो हमारा 2 दिन चलेगा, हो सकता है 3 दिन ही चले। उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे
ये मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को, पिछले सेशन के और इस सेशन के, इन तमाम स्टूडेंट्स को अपने करंट अफेयर्स के जो मेरा सेशन चल रहा है उसमें जो मैं जो टॉपिक्स करवाऊंगा डोमेस्टिक के, वही यहीं पे होंगे डोमेस्टिक के टॉपिक्स। तो ये क्लास जो है वो फिर मैं अपनी करंट अफेयर की और पाकिस्तान अफेयर की ये एक साथ लूंगा जी, सो दैट कि जल्दी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाएं। और ये साथ प्री पार्टीशन इसी सेम टाइम में वो चलता रहेगा, ताकि रमजान के एंड तक सारों की, ये जो पहला बैच है उसके लिए तो ये ऐड ऑन है, क्योंकि मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा था, लेकिन दूसरे बैच के लिखा था। तो ये सबके लिए मेरा करंट अफेयर का सेशन का डोमेस्टिक पोर्शन वो फ्री होगा जी आप लोगों के लिए। वो आप सारे आखिरी आखिरी सेशन है, तो वो सारे उसको ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। वो जब भी जैसे ही शुरू होगा, रमजान में शुरू होगा, तो वो सबको जो है वो इस करंट अफेयर की क्लास का यूजर और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि 12 नहीं होंगे, ये 12 से ज्यादा 18 से 20 टॉपिक्स जो है वो मैं करवा देता हूँ, ताकि ये अगर वो सारों का ये बेनिफिट हो जाए। उसी असना में मैं साथ प्री पार्टीशन ये जो सेकंड बैच है उसका भी साथ साथ चलाता जाऊंगा, ताकि टाइमली जो है वो चीजें खत्म हो जाए। कोशिश मेरी होगी कि रमजान से आगे ना जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो सुन लें, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी इस वक्त 19 मार्च से हमारे मॉक सेशंस जो है वो स्टार्ट हुए। और मॉक सेशंस में हालत ये रही कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए, 30% स्टूडेंट्स ने भी अपने पेपर्स करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, यानी डेली पेपर हो रहा, सुबह के टाइम पेपर दिया और इवनिंग में उनके साथ पूरा पेपर डिटेल में मैंने एवेलुएट करके दिया, अटेम्प्ट करके दिखाया कि ये सवाल यूं अटेम्प्ट होने थे। तो हुआ क्या कि उस एवेलुएशन को सुनने के बाद 30% स्टूडेंट्स ने भी पेपर नहीं भेजे चेकिंग के लिए। और जो फीडबैक आया कि जी ये तो हमने तो इतनी तैयारी नहीं की थी, ये तो बहुत ही आपने जो है वो इन डेप्थ चीजें पूछ ली, तो लोगों ने पेपर ही नहीं भेजे। तो आई हैव डिसाइडेड कि रमजान के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक में, इन 4 वीक्स में मैं बाय पार्ट्स जो है वो टेस्ट सेशन रखूंगा, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के। मैं पूरी एकेडमी तो हूं नहीं कि बाकी टीचर्स की जिम्मेदारी लूं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स की, कि जिसमें मैं करंट अफेयर्स को 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, ग्लोबल टॉपिक्स, रीजन साउथ एशिया के टॉपिक्स और डोमेस्टिक टॉपिक्स। 3 दिन 3 पेपर, सुबह के टाइम पे पेपर मिलेगा और शाम में मैं वो पेपर पूरा उसी तरह इवेलुएट करके कि जी ये सवाल को अटेम्प्ट, यानी पूरी उसकी अटेम्प्टिंग मैं करके दिखाऊंगा। फिर इसी तरह पाक फिर 3 दिन, एक दिन प्री पार्टीशन, एक दिन पोस्ट पार्टीशन और एक दिन फिर अगेन डोमेस्टिक टॉपिक्स। ये टॉपिक्स और होंगे, ये और होंगे, तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को 3 इसी तरह ये मिल गए। फिर इसी तरह आईआर के पूरे पेपर 1 को 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 दिन पेपर, इसी तरह आईआर 2 के 3, इसी तरह हिस्ट्री के, यूएस के, यूरोपियन के 3 पोर्शंस। तो ये पूरा मैं जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में ये बाई पार्ट्स जो है वो अपने पेपर्स का, बाकी सब टीचर्स के मेरे पास इतना ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेरे पास इतना मैन पावर है, ना मेरे पास अकेडमियों की तरह कोई जो है ना वो इतना ज्यादा जो है वो है टाइम है कि मैं अपना पढ़ूं या जो है वो ये काम करूं। तो ये एक बाय पार्ट्स में टेस्ट सेशन शुरू करूँ, सुबह के टाइम पे पेपर दूंगा और इवनिंग में मैं वो खुद अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट के पास उसका पेपर होगा और वो मेरी अटेम्प्टिंग फिर देखेगा कि इस सवाल को कैसे करना था। चेकिंग नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपने अपना पेपर किया, मैं आपको शाम में पेपर पूरा करके दिखाऊंगा कि इस सवाल को कैसे करना था, और फिर जो है वो आप उसको एवेलुएट कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर बाई पार्ट्स जो तैयारी हो जाएगी। इस तरह के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करंट अफेयर का एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पाक अफेयर का एक पोर्शन, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे आईआर पेपर 1 का एक पोर्शन, फिर आईआर पेपर 1 का दूसरा पोर्शन, आईआर पेपर। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट के 3 3 जो है वो पेपर्स, वो
वो होते जाएंगे सबके, और जिस दिन जो पेपर उस दिन उसकी वैल्यूएशन। जो लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे करूंगा, तो आप लोगों के ग्रुप में रिकॉर्डिंग करंट अफेयर की, पाक अफेयर की, आईआर की, जिस तरह मैं अभी पेपर 1 का आज मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो की है, तो वो अपलोड भी कर देंगे कि उनको देख भी लें कि भाई मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। सिखाना क्या है, मैं बताऊंगा कि भाई मैं अगर होता तो मैं कैसे सवाल का जवाब देता। तो ये जो है वो टेस्ट सेशन बाय पार्ट्स का सिर्फ मेरे पेपर्स का, और किसी टीचर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि हम एकेडमी की तरह तो ऑपरेट करते को नहीं। तो अगर कोई टीचर करना चाहेगा हमारा तो वो कर लेगा, अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। सो ये ध्यान में रखिएगा जी कि करंट अफेयर का सेशन जो मेरा, उसका जो डोमेस्टिक टॉपिक्स मैं करवाऊंगा वो आप सबके लिए, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, आप लोग उसको फ्री ज्वाइन करेंगे ताकि डोमेस्टिक टॉपिक्स आपके जल्द से जल्द कवर हो जाए। और जब मैं यहाँ पे पोस्ट पार्टीशन खत्म करवाऊंगा तो उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर के बाद फिर प्री पार्टीशन पे मैं चला जाऊंगा। ओके जी, फिर कल मुलाकात होती है, मेजर जुडिशियल केसेस कल एवेलुएट करेंगे पाकिस्तान के। बड़ा मजा आ रहा तुम